गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बोर्ड में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का 5 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आपके छठे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन यानी जनन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी लोग जो है बने रहेंगे और कमेंट के माध्यम से सभी लोग जरूर बताएंगे। देखिए, इसका नाम है आपको रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन नाम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनन के बारे में, जनन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से इसको और बहुत आसान तरीके से इसको समझेंगे और एक एक चीज को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो सभी लोग जो है कमेंट करते रहेंगे। देखिए, हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अब सवाल ये है कि रिप्रोडक्शन कहते किसको है। अगर किसी को पता है तो कमेंट करेंगे कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि देखिए कि जिस अनुसार से हमारे पेरेंट्स हैं उसी अनुसार से उसी के जैसे फिर हम हैं। फिर आगे आने वाले जो भी पीढ़ी होते हैं, मनुष्य के जो भी बच्चे होते हैं मनुष्य के जैसे दिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप जानवर में देखिए, गाय का बच्चा गाय जैसे दिखेगा, बकरी का बच्चा बकरी जैसे दिखेगा। कुछ इस प्रकार से ऐसा होता है। तो जनन कैसे होता है कि जनन करने के लिए कोई भी जीव, जनन में जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव, क्या कहेंगे, कोई भी जीव क्या करता है अपने समान, कोई भी जीव अपने समान, कोई भी जीव अपने समान संतान को जन्म देता है। कोई भी जीव अपने समान बच्चे पैदा करते हैं या संतान पैदा करते हैं, संतान पैदा करते हैं, संतान पैदा करते हैं। इसे हम लोग रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कहते हैं। किसको कहेंगे कि कोई भी जीव जो है अपने समान संतान को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं, उसे हम लोग जनन कहते हैं। तो जनन के बारे में हम लोग जाने हैं कि कोई भी जीव, जितने भी सजीव हैं वो सभी जो है जनन करते हैं। उस सभी में जनन की प्रक्रिया होती है। सभी जनन के द्वारा अपने बच्चे को, अपने समान जैसे अपने बच्चे को क्या करते हो, जन्म देते हैं। अगर बात करें कि रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के? जनन आपको 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और दूसरा हो गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ही जीव भाग लेता है। इसमें क्या होगा, आपको एक जीव भाग लेगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीव भाग लेगा। और दोनों जो है 2 लिंग भाग लेते हैं या 2 जीव कह सकते हैं, अलग अलग भाग लेगा। अर्थात हम कह सकते हैं मेल और फीमेल जब आपस में संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल यानी कि ये सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, एक नए उत्पत्ति का जो है निर्माण होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्यों ये करना जरूरी है, जनन करना जरूरी है, अपने समान संतान को जन्म देना हर एक आदमी को ये जरूरी है? तो अनिवार्य नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी जनन करना जो है जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने पीढ़ी को अगर हम चाहेंगे कि हमारा पीढ़ी जो आगे की ओर बढ़ते रहे, बना रहे, तो उसके लिए जरूरी है। तो हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। कहा आपको जनन के बारे में। जनन का अर्थ होता है उत्पत्ति। जनन का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति होता है। जनन का अर्थ उत्पत्ति होता है। कहा प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान को पैदा करना। प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान को पैदा करना क्या होता है? जनन कहलाता है। हम देखिए ना कि प्रत्येक जीव क्या करते हैं, माता पिता हो, दादा दादी हो, उसके दादा दादी हो, पूर्वजे से ये लगातार एक क्रम की ओर चलते आ रहा है कि एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। ये दोनों आपस में सेक्सुअल संबंध बनाएंगे तो उनके द्वारा जो है अगले बच्चे का निर्माण होगा, फिर उसके द्वारा होगा, फिर ऐसे ही लगातार ये चलते रहता है। तो हम लोग जानेंगे जनन का अर्थ होता है आपको उत्पत्ति। और जनन किसको कहेंगे? तो प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान को पैदा करते हैं या पैदा करना ही रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कहलाता है। यह जीव के लिए अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बल्कि जीव अपने पीढ़ी को बढ़ाने के लिए करता है। अब कोई भी इंसान है तो अपने पीढ़ी को बनाए रखने के लिए वो ऐसा करता है। क्या करता है? तो ऐसे वो करते हैं। अभी देखिए एक चीज,
हाँ, ये हो गया। फिर अब बताया गया है आपको कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में, रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार है। तो रिप्रोडक्शन के आपको 3 प्रकार है। कितने प्रकार है रिप्रोडक्शन के, सॉरी, रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार है। रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। पहला हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। देखिए कहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम समय लगेगा, सही बात है, कम समय लगेगा। नर और मादा की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं होगा, इसमें सेक्स नहीं होगा, एक जीव होगा, सही बात है, ये जल्दी होगा और ज्यादा संतान उत्पत्ति करेगा। फॉर एग्जांपल आलू देखिए, अमीबा लीजिए और पैरामीशियम को ले लीजिए। फिर कहा आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको अधिक समय लगेगा, सही बात है। इसमें नर और मादा होगा, इसमें सेक्स की प्रक्रिया होगी और 2 अलग अलग लिंग होंगे। इसमें जो आपको अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि हिंदी में कहे तो लैंगिक जनन। क्या कहेंगे, लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या होगा आपको कि 2 अलग अलग जीव होगा, एक मेल और दूसरा फीमेल होगा। दोनों की प्रक्रिया में अधिक लंबे समय लगेगा। आप देखिए ना कि एक बच्चे का जो जन्म होता है 9th मंथ के बाद होता है। 9th मंथ एक माँ जो है बच्चे को जन्म देने के लिए इंतजार कर रही होती है, 9th मंथ तक इंतजार होता है। लेकिन आप देखिए आलू लगाते हैं, 1 महीना 2 महीना हुआ, तीसरी महीना में हो गया, उतना भी समय नहीं लग पाता है। इसी तरह अमीबा देखिए, पैरामीशियम देखिए, अमीबा को देखिए ना, कुछ अमीबा का इस प्रकार से आकार होता है, जैसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाएगा इस प्रकार का हो जाएगा। फिर ये अपने आप में विखंडन हो जाता है, 2 बराबर भाग में बंट जाता है। ये जो है एक ही से ऐसा हो रहा है। अब मान लीजिए ये आपको आलू है, आलू हम लोग जो है लगाते हैं, फिर उसी से 10-20 आलू हो जाता है। उसमें एक ही जीव का भाग लेता है, एक ही लिंग जो है, सॉरी, एक ही जीव इसमें भाग लेगा। इसमें लिंग नहीं होता है, इसमें जो है नर और मादा अलग अलग जीव नहीं होते हैं। ये कम से कम समय में हो जाता है। लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अधिक समय लगता है। इसमें नर और मादा भाग लेते हैं, इसमें सेक्स की प्रक्रिया होती है, इसमें 2 अलग अलग लिंग होंगे और इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। कहा है पहले हम लोग देखेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में, हम लोग लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, लैंगिक जनन के बारे में हम लोग देखेंगे। लैंगिक जनन में कहा है निषेचन होता है। लैंगिक जनन में क्या कहा है, निषेचन होता है। जैसे देखिए मेल और फीमेल आपस में संबंध बनाएंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, एग फर्टिलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, युग्मनज यानी ज़ैगोट का निर्माण होगा। फिर उससे क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। फिर भ्रूण से आपको शिशु का निर्माण होगा। शिशु यानी फिर आगे चल करके बच्चे होते हैं, फिर बच्चे का जन्म हो जाता है। तो यही हो जाता है आपको। शिशु का निर्माण कैसे होगा, तो पहले जो है फर्टिलाइजेशन होगा, युग्मनज होगा, फिर भ्रूण के विकास होगा, फिर उसके बाद शिशु होगा। तो हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग जो है जाने हैं कि रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन आपको 2 प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला हम लोग देख रहे हैं अलैंगिक जनन। कौन सा जनन, अलैंगिक, अलैंगिक जनन हो गया और दूसरा आपको लैंगिक जनन हो गया। दूसरा कौन सा जनन, दूसरा लैंगिक जनन। पहला अलैंगिक और दूसरा आपको लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेगा और ये कम से कम समय में हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें जो है एक से अधिक यानी कि बहुत सारे इसमें संतान उत्पत्ति हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आलू हो गया आपको, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। लेकिन लैंगिक जनन में सेक्स की प्रक्रिया होती है, इसमें 2 अलग अलग जीव भाग लेते हैं, इसमें अधिक समय लगता है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक समझे होंगे। देख लीजिए ना, आपको कह रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई आलू मान लीजिए है, फिर उससे जो है फिर इस प्रकार का होगा, फिर इस प्रकार होगा, यानी कि एक ही जीव द्वारा एक ही जीव बनता लगातार चला जाएगा। ये किस में होगा, और लैंगिक में होगा। किस में होगा, और लैंगिक में होगा। ये निरंतर चलते रह जाएगा। क्या होगा, ये निरंतर चलते रहेगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, आपको एक ही जीव भाग ले रहा है। देख रहे हैं, ए से बी, बी से सी से डी से ई, ये कंटिन्यू इसी क्रम में चलते रहेगा। लेकिन केस क्या होता है, अगर मैं बात करूँ ये किस में होगा, और लैंगिक में होगा। अगर मैं बात करूँ आपको लैंगिक के लिए, अगर बात आपको हो जाएगा लैंगिक के लिए, तो लैंगिक में क्या होगा, 2 अलग अलग जीव इसमें भाग लेंगे। क्या होंगे, 2 अलग अलग जीव भाग लेंगे। जैसे देख लीजिए, एक हो गया आपको नर और दूसरा हो गया आपको मादा। दूसरा क्या हो जाएगा, मादा। पहला नर और दूसरा मादा। नर में देखिए क्या हो गया, ये मान लीजिए ये हो गया नर, कुछ इस प्रकार से।
देखिए ये हो गया, और फिर ये देखिए आपको मादा हो गया, मादा हो गया। फिर देखिए आप लोग जानते हैं कि नर में जो है, नर जनन अंग एक स्पर्म पाया जाता है। मान लीजिए आपको क्या है, स्पर्म है, क्या है ये, स्पर्म है। फिर देखिए कि मादा में अंडाणु पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है, ये आपको अंडाणु हो गया, ये अंडाणु हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन करेंगे। ये दोनों आपस में जो संबंध बनाएंगे, सेक्सुअल संबंध बनाएंगे, उसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे, निषेचन। निषेचन किसको कहेंगे, जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, उसे हम लोग निषेचन कहेंगे। और निषेचन के बाद जो है क्या चीज होगा, आपको युग्मनज होगा। कौन सी प्रक्रिया है, अगला स्टॉपेज आपको युग्मनज है। युग्मनज के बाद क्या होगा, भ्रूण होगा, क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण के बाद शिशु का निर्माण होगा, क्या होगा, एक शिशु का निर्माण हो पाएगा। तो देखिए ये देख लीजिए आपकी ये क्रम में एक लगातार इसमें कम समय लग रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आप आलू को देख लीजिए ना, मम्मी जी लोग लगाती है, आज लगाई 1 महीना 2 महीना के बाद वो जो है हो जाता है। लेकिन ये देखिए क्या ये संभव है, आसानी से नहीं है संभव। एक नर मिलेंगे, एक जो है मादा मिलेंगे, तब ऐसा हो सकता है। अगर आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये भी मेल है, ये भी मेल है, इसका नाम आपको राम हो गया, क्या हो गया, राम हो गया, इसका नाम आपको सोहन हो गया। ये कह दिया कि हम दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध है, हम दोनों के बीच बहुत ही है, हम दोनों मान लीजिए शादी नहीं करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए मरेंगे, हरेंगे, कटेंगे, जो भी है। तो लेकिन ये क्या होगा, ये एक दूसरे के लिए है, लेकिन इस बीच के संबंध को हम लोग कितना भी गहरा से गहरा दोस्ती क्यों, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर लोग कह दिया कि हम इन्हीं से शादी करेंगे, अगर बॉयज बॉयज हो गया, गर्ल्स गर्ल्स हो गया, तो इन दोनों के बीच की इस प्रकार के संबंध को हम लोग लेस्बियन कह देंगे। क्या कह देंगे, लेस्बियन कह देंगे। कोई फीमेल भी ऐसे हो सकते, गर्ल्स गर्ल्स के बीच भी ऐसा होता है, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग लेस्बियन कह देंगे। लेकिन आपको जनन करने के लिए अपोजिट लेना पड़ेगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, उसके बाद ही क्या होगा, जनन की प्रक्रिया हो पाएगा। क्या होगा, जनन की प्रक्रिया हो पाएगा। चलिए फिर आगे कहा है आपको, अब हम लोग देखेंगे मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का प्रजनन तंत्र यानी कि मनुष्य का प्रजनन अंग के बारे में अब हम लोग जो है देखेंगे। मनुष्य का प्रजनन अंग कर दिया जाए यहाँ पे तो सही रहेगा, मनुष्य का प्रजनन अंग के बारे में हम लोग देखेंगे। कहा आपको कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, सही बात है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। फिर कहा कि मानव जननांग साधारणतः 12 वर्ष की अवस्था यानी कि 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। ये सही बात है। आप लोग देखते होंगे कि अपने भी घर में 12 वर्ष जैसे क्रॉस बहनें, जितने भी हमारे बहनें भाई हैं, वो जैसे ही 12 वर्ष क्रॉस करेंगे, 12 वर्ष उसकी उम्र हो जाएंगे, उसके शरीर में कुछ परिवर्तन दिखने के लिए मिलता है। क्या होता है, कुछ अलग प्रकार के परिवर्तन दिखने के लिए मिलता है। और इस अवस्था में बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, और जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग किशोरावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, किशोरावस्था किसको कहेंगे, तो हमारे जो भी बहनें हैं, जो भी भाई हैं, जो 12 साल जैसे क्रॉस कर जाएंगे, बालिका की बात किया है आपको कि जो भी बहनें हैं 12 साल जैसे क्रॉस कर जाएंगे, तो उसके शरीर में कुछ अलग प्रकार के परिवर्तन दिखने के लिए मिलता है ना। इस अवस्था को हम लोग, उस परिवर्तन को हम लोग किशोरावस्था कहेंगे। किशोरावस्था का एज आपको 12 वर्ष, कितना वर्ष, 12 वर्ष। चलिए देखिए ये किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था के समय में जो भी ये परिवर्तन दिखने के लिए मिलता है, इसी को हम लोग जो है प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ कह देते हैं। क्या कहते हैं, यौवनारंभ कह देते हैं। कहा है आपको किशोरावस्था के समय होने वाले परिवर्तन निम्न है। आपको कहा देखिए कि किशोरावस्था के समय जो भी है, किशोरावस्था के समय में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हम लोग अभी जाने किशोरावस्था के समय में परिवर्तन होता है, तो कौन कौन से परिवर्तन होता है इसके बारे में बताया गया है। पहला परिवर्तन देखिए, जननांग के समीप बाल आ जाना। क्या होता है, जनन अंग जो भी है, जनन अंग के समय जो है जगह पे क्या हो जाएगा, बाल आ जाएगा। फिर देखिए चेहरे पर पिंपल्स आ जाएगा, चेहरे पर फुंसी सब निकल जाएगा। फिर कहा आपको एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा, जैसे कोई बॉयज है
जैसे कोई गर्ल्स है एक दूसरे के प्रति उसको अट्रैक्शन हो जाएगा। और इसी एज में अब देख लीजिए 12 से लेकर के 18 तक में जो एक दूसरे को कंट्रोल में है, एक दूसरे के कंट्रोल किए हुए हैं, तो वो बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, है ना। तो इस एज में क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है। कब आपको 12 साल जैसे ही प्रारंभ कर जाते हैं बालिका, तो उसमें जो है हार्मोनल कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो लड़की लड़का को, लड़की लड़का के प्रति एक दूसरे में अट्रैक्शन होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस एज में जो है थोड़ा बहुत इसको जो है कंट्रोल में रखना है ध्यान पूर्वक। फिर कहा आपको कि गर्ल्स के स्तर में उभार आ जाना, यानी कि 12 साल की जैसी एज बालिका क्रॉस कर जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, स्तन का निर्माण होना और उभार उसका होना प्रारंभ हो जाता है। फिर कहा आपको निप्पल यानी कि स्तनाग्र के बारे में, निप्पल के चारों ओर क्या हो जाता है, त्वचा का रंग ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। कब हो जाएगा, किशोरावस्था में। जब बालिका 12 वर्ष क्रॉस कर जाएंगी तब उसके स्तन में यानी कि निप्पल में, निप्पल के चारों ओर क्या हो जाएगा, त्वचा का रंग गाढ़ा रंग का हो जाएगा। फिर कहा आपको मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। ये इसी समय से देखिए 12 वर्ष की आयु किशोरावस्था से हमारे बहनें जो भी हैं उसमें क्या हो जाता है, आपको मासिक चक्र का आना प्रारंभ हो जाता है। कितने साल की एज में, 12 वर्ष की अवस्था में। कितनी साल की अवस्था में, 12 वर्ष। फिर कहा कि बॉयज में कौन सा परिवर्तन दिखने के लिए होता है, तो बॉयज में आपको देख लीजिए मूछ दाढ़ी का आना प्रारंभ हो जाता है, ये बॉयज में दिखने के लिए मिलेगा। आवाज का मोटा हो जाना। फिर है टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होने लगता है। अब हम लोग जानेंगे कि देखिए किशोरावस्था का समय आपको माना जाता है, किशोरावस्था, किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था का एज हम लोग देखे हैं कि 12 साल होता है। 12 साल में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाता है। 12 साल से कम उम्र के जो ही बच्चे हैं उसमें जो है हमारे माता पिता किसी के भी पेरेंट्स क्यों ना हो, वो जो है लड़की लड़का में कोई भी आदमी उसको जो है भेद नहीं कर पाते हैं कि ये लड़का है लड़की है, सभी को एक समान बच्चा कहते हैं। लेकिन जैसे ही 12 साल क्रॉस कर गया है तो उसमें भेद प्रारंभ हो जाता है कि ये लड़की है ये नहीं कर सकती, वो लड़का है ये नहीं कर सकते हैं, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। कब, आपको 12 साल जैसे ही क्रॉस कर गया है तब का बात किया है। तो 12 साल जैसे ही क्रॉस कर जाएगा तो हम लोग बालिकाओं में जो भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे वो हम लोग देखे हैं। अब बॉयज का बात क्या है कि बॉयज में मूछ दाढ़ी का आना और आवाज का मोटा हो जाना। आप लोग देखिए ना, मतलब आपके घर में ही अगर होंगे तो उस समय में 12 साल का एज जैसे होगा मूछ दाढ़ी उसका आना प्रारंभ हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगने लगता है ना। और गुस्सा भी आने लगेगा कि मतलब ये कैसा लड़का हो गया है। जैसे उसकी मूछ दाढ़ी प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय में वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ना बोलेगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यानी उस समय जो भैंस के जैसे जो है आपको आवाज मोटा दिखाई देगा, सुनाई देगा आवाज, उसका आवाज क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और इसी अवस्था से क्या होता है, उसके टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो आप देखिएगा, अभी देख लीजिए ना 10th क्लास के लड़के लड़कियां जो भी हैं वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वो एक दूसरे को संबंध बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरित रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं। तो इस समय को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है, इसको नियंत्रित करने, नियंत्रण करके इस पे जो है ध्यान दे करके रखना है ना। इस एज में, इस एज को जो है थोड़ा जो है कंट्रोल करके रखना है। और इसी एज को आंधी तूफान का एज कहा गया है। इसमें जो है ना लड़की को ना लड़का को कोई दुनियादारी कुछ नहीं सूझेगा, है ना। एक लड़की के दिमाग में अगर मान लीजिए इमेज बन गया आपको किसी लड़का का, तो उसके माइंड में एनी टाइम वही बात चलते रहेगा। फिर इसी प्रकार से अगर लड़का के दिमाग में कुछ है, पिताजी कुछ काम कर रहे हैं, आज चलो खेत जाना है, लेकिन उसके माइंड में वो बात नहीं आना है कि पापा बोले हैं खेत जाने के लिए। कॉलेज में, स्कूल में वो लड़की क्या बोली है वो बातें उनके माइंड में चलते रहेगा। तो ये एज जो है कुछ खतरनाक प्रकार के एज होते हैं, इस पे थोड़ा कंट्रोल बनाए रखना है। इसी एज में क्या हो जाता है, आपको बॉयज के टेस्टिस में यानी वृषण में स्पर्म का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। वो जो सेक्सुअल बनाने के, सेक्सुअल संबंध बनाने के प्रति बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान दे करके रखना है। अब देखिए, अब जो है आप एक चीज मतलब देखे होंगे, बकरी का नाम सुने होंगे। देखिए ये बहुत ही मतलब जो है आपको अच्छे तरीका से बताया जा रहा है, आप इस चीज को मतलब जो सुनेंगे। देखिए बोतू हो गया और एक तरफ आपको खस्सी का बात कर रहे हैं।
बोतू हो गया और ये आपको खस्सी हो गया। क्या हो गया? खस्सी हो गया, ये बोतू हो गया। देखिए बोतू में क्या होता है, जैसे बकरी से बच्चे का जन्म होता है उसके दो टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिस होते हैं? दो अलग अलग टेस्टिस होते हैं। फिर जो है उस टेस्टिस को हम जो है मानव मनुष्य क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, अब जिस प्रक्रिया से करे उसको जो है काट करके हटा देते हैं, तो वो किसमें? खस्सी में परिवर्तित हो जाता है। यही बोतू जो है आपको खस्सी बन जाता है। फिर देखिए आप सांड के बारे में, क्या होता है, सांड और बैल ले लीजिए। सांड और बैल, सांड में भी जो है दो टेस्टिस अलग अलग होते हैं, लेकिन जो है इस टेस्टिस को बाहर किया जाता है, काट करके हटा दिया जाता है, वही बैल बन जाता है। देखिए बोतू, देखिए मतलब जो है ये कुछ खतरनाक प्रकार के होते हैं, आपको बोतू देखने में मिलेगा। इसी का जब टेस्टिस काट करके हटा दिया जाता है, ये खस्सी बन जाएगा, एकदम सीधा साधा भोला भाला बच्चा ये बन जाएगा खस्सी। तो इसी प्रकार से कुछ जो है लड़की लड़कियां में भी होता है ना। और ये एज जो है बहुत ही खतरनाक एज होता है, उस समय में उसका नया नया स्पर्म का निर्माण हुआ रहता है और सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए बहुत ही उत्तेजित रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए कहा है आपको कि किशोरावस्था के समय होने वाले परिवर्तन, किशोरावस्था 12 साल का बात किया है, इस समय जो भी परिवर्तन होगा उसको हम लोग यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। यौवनारंभ या प्यूबर्टी किसको कहेंगे? तो हमारे लड़के और लड़के लड़कियां में जो भी परिवर्तन दिखने के लिए मिलता है किशोरावस्था के समय में, उस समय को हम लोग यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कहा है, अब हम लोग देखेंगे नर जनन अंग के बारे में और फिर देखेंगे मादा जनन अंग के बारे में। क्या देखेंगे? नर जनन अंग और मादा जनन अंग देखेंगे। तो सभी लोग जो है बने रहेंगे। दिखाते हैं आपको नर जनन अंग। चलिए सभी लोग जो है इसको देखेंगे। देखिए ये नर जनन अंग के बारे में है ये डायग्राम, और सभी लोग जो है इसको देखेंगे। देखिए ये जो है आपको देखिए ये नर जनन अंग, ये ऊपर वाला क्या हो गया आपको? मूत्रवाहिनी ये लगा हुआ है। देखिए ये मूत्रवाहिनी हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया आपको? मूत्राशय हो गया। फिर देखिए शुक्राणु क्या होता है? ये हो गया आपको शुक्राणु। क्या हो गया? ये शुक्राणु हो गया। और ये जो है ये गोलाकार, ये आपको वृषण हो गया, और वृषण के ऊपर ये लगा हुआ रहता है जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। और अधिवृषण से एक नलिका निकलती है, और ये नलिका जो आपको मूत्राशय से जुड़ी हुई रहते हैं, इसे हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहेंगे? शुक्रवाहिका कहते हैं। देखिए मनुष्य में वृषण दो होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं, अंडाकार होते हैं, एक इधर से है और एक इधर से है। इनके बारे में भी हम लोग जो है अच्छे से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अधिवृषण देखिए इसके ऊपर जो है लगा हुआ है, और अधिवृषण से एक नलिका निकलती है जो मूत्राशय से कांटेक्ट में रहता है। ये जैसे ही ऊपर ये जहाँ पे ये मूत्राशय से कनेक्ट में आएगा, इसे हम लोग शुक्रवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहक कहते हैं। तो ये फिगर आप लोग जो समझे होंगे, ये नर जनन अंग का ये क्या है? ये फिगर है। और इन सभी भाग के बारे में अभी हम लोग एक एक करके, इन सभी भाग के बारे में अभी एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए तो इसमें है आपको नर जनन अंग का पहला भाग हम लोग देखिए वृषण। वृषण का आकार कैसा था? तो अंडाकार था, और दो पाए जाते हैं। तो कहा है आपको टेस्टिस यानी वृषण के बारे में, टेस्टिस पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। टेस्टिस जो है मनुष्य का यानी पुरुष का क्या है? टेस्टिस सबसे प्रमुख जनन अंग है। और स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है? तो टेस्टिस में होता है। आपको अगर पूछा जाएगा कि स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होगा, तो आप बता पाएंगे कि टेस्टिस में होता है, यानी कि वृषण में होता है। फिर कहा है प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार वृषण होते हैं। यानी कि आपको पूछा गया है अब कि वृषण कितना होता है, तो आप कहेंगे कि प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार वृषण होता है। हम लोग देखें फिगर के माध्यम से, दो अंडाकार वृषण होते हैं, और ये वृषण के ऊपर में अधिवृषण पाया जाता है इस प्रकार से। और अधिवृषण से एक नलिका निकलती है जिसे हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि नर जनन अंग का नाम बताना है, तो आप लोग जो है बताएंगे पहला वृषण, ये प्रमुख नर जनन अंग का भाग है वृषण। और वृषण जो है दो होते हैं, अंडाकार आकार का होता है। वृषण में निर्माण होता है स्पर्म का। फिर दूसरा भाग देखिए अधिवृषण, दूसरा भाग है आपको अधिवृषण।
दूसरा भाग अधिविरीषण है। अधिविरीषण कहा है कि यह एक लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित और कॉम्पैक्ट नलिका के रूप में टेस्टिस के भीतरी किनारे से सटी होती है। तभी हम लोग देखे थे टेस्टिस यानी वृषण इस प्रकार के है, तो इसका बाहर इधर हो गया, अंदर ऊपर हो गया, तो इस प्रकार से इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है अंदर की ओर से, तो ये क्या है आपको अधिवृषण है। तो हम कह सकते हैं कि अधिवृषण टेस्टिस की भीतरी दीवार से क्या होती है, सटी हुई होती है अधिवृषण। फिर कहा है कि इस रचना को इपीडैडर्मिस क्या कहेंगे, इपीडैडर्मिस या एपिडैडर्मिस कहते हैं। किस रचना को कहेंगे, अधिवृषण को। अधिवृषण को हम लोग इपीडैडर्मिस या एपिडैडर्मिस कहते हैं। अधिवृषण कहाँ रहता है, तो आप कह पाएंगे आसानी से कि वृषण के ऊपर होता है। चलिए फिर देखिए कहा है एपिडैडर्मिस, यह एक शुक्रवाहिका नलिका निकलती है। यहाँ से देखिए एपिडैडर्मिस से हम लोग देखिए यहाँ पे फिगर में आपको भी यहाँ पे बताया गया है, ये जो है ये आपको क्या है, वृषण है, टेस्टिस है, दो अंडा के जैसे दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर देखिए एक कॉम्पैक्ट के जैसे रखा हुआ है, इस पे ये सटा हुआ है, किससे, वृषण के भीतर वाली सतह से सटा हुआ है। इसका नाम है आपको अधिवृषण। क्या कह देंगे इसको, हम लोग अधिवृषण कहेंगे। और देखिए अधिवृषण से क्या हुआ है एक, चलिए तो सभी लोग जो है बने रहेंगे। चलिए देखिए ये कहा है आपको कि ये अंडाकार जो है, ये अंडाकार आपको क्या है, ये टेस्टिस है, क्या है, ये वृषण है। और वृषण के ऊपर वाले भाग यानी अंदर वाले भीतरी सतह से सटे हुए रहते हैं, जिसको हम लोग अधिवृषण कहेंगे। और अधिवृषण से एक नली के समान संरचना निकला है, जिसे हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं। तो यही बात आपको कहा है कि एपिडर्मिस से एक शुक्रवाहिका नलिका निकलती है, जो आप लोग फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे। फिर कहा है कि स्पर्म का संग्रह स्थान है, यानी कि एपिडर्मिस क्या है, स्पर्म का संग्रह स्थान यहीं पे होता है। फिर कहा है कि इसी भाग में स्पर्म मैच्योर तथा फर्टिलाइजेशन के योग बन जाते हैं, यानी कि स्पर्म जब मैच्योर होगा यानी कि स्पर्म परिपक्व कब होगा, तो कहाँ पे होगा, शुक्रवाहिका यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर ही, इसी अवस्था में, इसी नली में जो है स्पर्म क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के योग बन जाते हैं और क्या होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। अब देखिए आपको ये शुक्रवाहिका आगे चल करके कहाँ मिला हुआ है, ये मूत्राशय में मिला हुआ है। ये आगे चल करके यहाँ पे मिला हुआ है और यहाँ से ये मूत्राशय में मिला हुआ है। तो अगला भाग आपको यही कहा है शुक्रवाहिका के बारे में कि यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्रवाहिका देखिए ये शुक्रवाहिका है आपको, ये शुक्रवाहिका यहाँ से ये कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है, तो 25 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। फिर कहा है कि इसकी दीवार यहाँ पे र होगा, इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील होती है। मांसल भाग होता है, यानी कि शुक्रवाहिका का दीवार कैसा होता है, मांसल भाग होता है और संकुचनशील होता है। दोनों शुक्रवाहिका वृषण के पीछे से इनके समानांतर बढ़ती रहती है, आगे मूत्राशय तक जाती है। देखिए इसमें कहा है कि ये जैसे वृषण है, तो वृषण जैसे जितना बड़ा होगा तो ये क्या होगा, आपको शुक्रवाहिका की नलिका भी उतनी बड़ी बराबर में बढ़ती जाती है। और शुक्रवाहिका की नली कहाँ पे जाकर के मिलती है, मूत्राशय में जाकर के मिलती है। यही बात कहा आपको कि मूत्राशय तक जाती है। फिर देखिए चौथा है आपको क्या पढ़ेंगे, इसको ख होगा यहाँ पे रसखलन होगा यहाँ पे, रसखलन नली के बारे में बताया है कि ये दो छोटी नलिका है। रसखलन नली क्या है, ये दो छोटी नलिका है जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की नलिका से जुड़ने से बनती है। कहा है आपको रसखलन नली के बारे में। देखिए यहाँ पे रसखलन नली किसको कहेंगे, तो आप लोग देखिए रसखलन नली किसको कहेंगे। ये देखिए ये दो बराबर भाग में है और ये दोनों देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गया, ये दोनों से मिल करके बना हुआ है। ये किस से मिल करके बना हुआ है, तो यही बात आपको कहा है कि किससे, शुक्रवाहिका से और शुक्राशय से। शुक्रवाहिका से और शुक्राशय के नली से ये दोनों यानी शुक्राशय और शुक्राशय जब आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको रसखलन नली बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रसखलन नली बन जाएंगे।
ये जो पांचवा देखिए आपको है मूत्र मार्ग के बारे में, ये नर जनन का अंग है। हम लोग जो है पहला देख लिए हम लोग विरेचन के बारे में, दूसरा अधिविरेचन देखे, और तीसरा शुक्र वाहिका, और चौथा आपको रसखलन नली, और पांचवा है आपको मूत्र मार्ग के बारे में। कहा है कि यह एक लंबी मांसल नली है। मूत्र मार्ग कैसी नली है? तो मांसल नली है, और इसमें दो सहायक ग्रंथि पाए जाते हैं। कहा है मूत्र मार्ग के बारे में, मूत्र मार्ग जो है क्या है, एक मांसल नली के जैसे है, और इसमें क्या कहा है कि दो ग्रंथियां पाई जाती है। पहली ग्रंथि को हम लोग पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, और दूसरी ग्रंथि को हम लोग कॉपर ग्रंथि कहते हैं। पहली वाले को हम लोग पुरस्थ ग्रंथि कहेंगे और दूसरी वाले को कॉपर ग्रंथि कहेंगे। ये दोनों नलिका भी क्या होती है, यहीं पे खुलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मूत्र मार्ग जो है एक मांसल नली के जैसे है, और मूत्र मार्ग में जो है एक दो ग्रंथि होती है, जो जिसका नाम है आपको पुरस्थ ग्रंथि और दूसरा है कॉपर ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथि की नलिका जो है कहाँ पे खुलती है, आपको मूत्र मार्ग में खुलती है। कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग में खुलती है। फिर कहा कि इसके बाद मूत्र मार्ग के नीचे की ओर, इसके बाद मूत्र मार्ग किधर बढ़ेगा? नीचे की ओर बढ़ेगा। देखिए इस फिगर के माध्यम से मूत्र मार्ग के बारे में बताया गया। देखिए ये आपको मूत्राशय है, ये क्या है? मूत्राशय है। मूत्र मार्ग के बारे में कहा है ये किधर बढ़ता है? ये नीचे की ओर बढ़ते जाता है। ये क्या होता है? ये देखिए नीचे की ओर बढ़ते जाता है। यह बात कहा है कि ये नीचे की ओर बढ़ता है, और सीसन यानी पेनिस के मध्य से होता हुआ सीसन की सिरे पर मूत्र जनन छिद्र से होकर के ये बाहर खुल जाता है। तो देखिए इस फिगर में कहा है कि ये क्या होता है, नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ते जाता है, और ये सीसन के ये छिद्र से होते हुए क्या होता है, यहाँ पे देखिए सीसन को इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। क्या कहेंगे? पेनिस। पेनिस के छिद्र से होते हुए क्या होता है, बाहर, यहाँ पे पेनिस है, ये पेनिस में प्रवेश कर जाते हैं, और पेनिस में ये छिद्र होते हैं, पेनिस के छिद्र होते हुए क्या हो जाते हैं, ये बाहर हो जाते हैं। तो यह बात कहा है कि हम लोग देखे हैं नर जनन अंग के बारे में, पहला विरेचन के बारे में। तो विरेचन जो है दो पाए जाते हैं, विरेचन किसी भी पुरुष में दो पाए जाते हैं, और विरेचन का आकार अंडाकार होता है। फिर दूसरा हम लोग देखे अधिविरेचन, तो विरेचन के ऊपर पाया जाता है, और जो भीतरी कपाट से लगी हुई रहती है उसे हम लोग अधिविरेचन कहते हैं। फिर कहा कि ये शुक्रवाहिका के बारे में, शुक्रवाहिका क्या होते हैं, ये अधिविरेचन से एक नली जैसी संरचना निकलती है, उस नली को हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं, और शुक्रवाहिका जुड़ी हुई रहती है मूत्र मार्ग से। रसखलन नली ये दो जोड़ी पाई जाती है, और ये जो है शुक्रवाहिका और शुक्राशय के मिलने से बनती है रसखलन नली। फिर कहा आपको मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग क्या होता है, तो यह भी एक लंबी मांसल संरचना होती है, और इसमें जो है देखिए दो ग्रंथियां पाई जाती है। इसकी दो ग्रंथियां सहायक है, कॉपर ग्रंथियां और पुरस्थ ग्रंथियां। ये दोनों ग्रंथियां आपको मूत्र मार्ग में आकर के खुलती है। मूत्र मार्ग फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते जाता है, और सीसन के मध्य से होता हुआ कि जो है सीसन में छिद्र होते हैं उसके द्वारा ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि मूत्र मार्ग में कहा है, मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा सीमेन दोनों बाहर निकलते हैं। कहा है कि मूत्र मार्ग में जो है, मूत्र मार्ग से होकर के मूत्र जो है क्या निकलते हैं, बाहर जो निकलेंगे, तो उसमें देखिए मूत्र के साथ साथ आपको सीमेन भी कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पेनिस के बारे में, यानी कि सीमेन के बारे में बात किया है कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पेनिस यानी सीसन के बारे में हम लोग जानेंगे कि सीसन क्या होता है। कहा है कि यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जो मेल का मैथुन अंग यानी कि कैपुलेटरी ऑर्गेन है। आपको पूछा जाएगा कि पेनिस क्या है यानी कि सीसन क्या है, तो आप कह पाएंगे यह क्या है, एक पुरुष का मांसल बेलनाकार। पेनिस का जो आकार कैसा होता है, देखिए आकार आप पेनिस का देख सकते हैं, ये सीसन यहीं पे लिखा हुआ है पेनिस। ये बेलनाकार कुछ इस प्रकार का आकार रहता है, इस प्रकार से रहेगा, और ये नीचे कुछ इस प्रकार से रहते, इसमें छिद्र होते हैं जिससे सीमेन और मूत्र जो है दोनों बाहर निकलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्या कहेंगे, सीसन का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, और मेल में जो कि मेल में मैथुन अंग है, ये क्या है, मैथुन अंग है। कौन सा? सीसन। मैथुन अंग कौन सा है, तो सीसन है, और जो मांसल बेलनाकार रचनाकार होते हैं। फिर कहा कि यह वृषण कोश के बीचों बीच स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, तो वृषण कोश के बीचों बीच स्थित होता है। वृषण किसको कहते हैं, तो टेस्टिस के बीचों बीच क्या स्थित रहता है, आपको सीसन रहता है। फिर कहा कि यह बाहर से एक ढीली त्वचा से ढका रहता है। सीसन का शिखर
भाग ग्लांच कहलाता है। यानी कि शीशन जो है, शीशन का जो है एक ढीली संरचना से ढका हुआ रहता है, उसको हम लोग ग्लांच कहेंगे। क्या कह देंगे? ग्लांच कहेंगे। फिर कहा कि ग्लांच के ऊपर एक ढीली आवरण होता है जिसे हम लोग प्रीफ्यूज कहेंगे। क्या कह देंगे हम लोग? प्रीफ्यूज कह देंगे। देखिए यहाँ पे प्रीफ्यूज के बारे में बताया गया है कि देखिए शीशन क्या होता है, ये टेस्टिस से लगा हुआ रहता है और शीशन के ऊपर जो एक ढीली आवरण होता है, पाया जाता है, उस ढीली आवरण को हम लोग क्या कह देंगे? प्रीफ्यूज कह देंगे। क्या कह देंगे? प्रीफ्यूज कह देंगे। चलिए, तो यही बात यहाँ पे आपको कहा है। फिर कहा है कि आपको कि मनुष्य का नर जनन अंग का फिगर आप लोग को हम बताए हैं। फिर से आप लोग को एक बार फिगर हम ले चलते हैं फिगर की ओर। देखिए, इस फिगर में बताया गया है आपको, देखिए फिगर में बताया गया है, सभी लोग समझेंगे। देखिए ये विरिशन है। क्या है ये? विरिशन है। क्या है? विरिशन है। और ये देखिए विरिशन है। विरिशन के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि अधिविरिशन है। अधिविरिशन से एक नली निकलती है जिसे हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं और शुक्रवाहिका आगे चल करके मूत्राशय में मिल जाती है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि शुक्रवाहिका और शुक्राशय मिल करके क्या करते हैं? रसखल नलिका का निर्माण करते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर यानी टेस्टिस से यानी विरिशन से जुड़ा हुआ एक होता है जिसे हम लोग शीशन कहते हैं और शीशन एक बाहरी आवरण से ढका हुआ रहता है ढीली ढाली से, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? तो शीशन जो ढका हुआ रहेगा उसे हम लोग प्रीफ्यूज कह देंगे। क्या कह देंगे? प्रीफ्यूज कह देंगे। अभी हम लोग देखे थे प्रीफ्यूज के बारे में। प्रीफ्यूज किसको कह देंगे? तो शीशन के बाहरी आवरण जो है ढका हुआ रहता है एक ढीली त्वचा से, जिसे हम लोग प्रीफ्यूज कह देंगे। इसको जो आप लोग समझ गए होंगे इस फिगर के माध्यम से कि जो है किसको हम क्या कहेंगे। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं। ये हो गया कि माँ जो है आपको मनुष्य में जो है नर जनन अंग का फिगर है। अब हम लोग आएंगे मादा के पास। हम लोग जो है मनुष्य के नर जनन अंग के बारे में, भाग के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे मादा का जनन अंग क्या होता है, इसके बारे में। कहा है कि मादा का जनन अंग ओवरी यानी कि अंडाशय हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब है और यूटेरस यानी कि गर्भाशय है। फिर कहा है योनि, वेजिना तथा वल्वा के बारे में ये है। ये सभी अंग क्या है? आपको मादा जनन अंग का भाग है। मादा जनन अंग का ये क्या है? भाग है। तब हम लोग पहला भाग जानेंगे अंडाशय के बारे में। अंडाशय क्या होता है, यानी इंग्लिश में कहे तो ओवरी। ओवरी के बारे में हम लोग जानेंगे। कहा है प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। प्रत्येक स्त्री में क्या पाया जाएगा? एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। फिर है कि प्रत्येक अंडाशय एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा क्या रहता है? उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। पहले हम लोग देख रहे हैं कि स्त्री में, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी क्या है? एक जोड़ी या एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है और अंडाशय की पतली दीवार, अंडाशय की एक पतली दीवार होती है जो पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा क्या होते हैं? वो उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से यानी वो जुड़े रहते हैं। क्या चीज? अंडाशय जुड़े रहते हैं। फिर का आपको अंडाशय के बारे में ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका रहता है। क्या? तो ये अंडाशय क्या होते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका रहता है और इसके नीचे जनन इपिथीलियम पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाएगा? तो अंडाशय। तो हम लोग जानते हैं कि अंडाशय जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका हुआ रहता है और इसके नीचे यानी अंडाशय के नीचे इपिथीलियम पाया जाता है, जिससे अंडाणु यानी कि ओवरी, ओवा यानी कि अंडाणु का क्या होता है? आपको निर्माण होता है। क्या होता है? विकसित होता है और निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो हम लोग समझ रहे हैं, मान लीजिए आपको अंडाशय हो गया, तो अंडाशय क्या होता है? एक बाहरी झिल्ली से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। क्या होता है? घिरा हुआ रहता है और इसके नीचे आपको इपिथीलियम पाया जाता है और इपिथीलियम के द्वारा क्या होता है? अंडाणु का विकसित होता है यानी अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। तभी हम लोग जो है इसके फिगर के बारे में जानेंगे। चलिए सभी लोग जो है बने रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करेंगे। देखिए अभी हम लोग जो है फीमेल में जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में हम लोग जो है जानेंगे अच्छे से। सभी लोग जो है बने रहेंगे। चलिए सभी लोग जो है इसमें जो है समझेंगे। देखिए
ये कहा आपको क्या चीज के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे अभी ओवरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरी यानी कि अंडाणु के बारे में अभी हम लोग देखे। अंडाणु के बारे में कहा आपको, अंडाशय के बारे में, अंडाणु के बारे में। अंडाशय से क्या होता है, ये क्या हुआ आपको, ये आपको क्या हो गया, अंडाशय हो गया। ये अंडाशय से जुड़ा हुआ क्या रहता है, एक फेलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ रहता है। देखिए फेलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ है और अंडाशय में क्या रहता है आपको, अंडा रहता है। क्या पाया जाता है इसमें, एग रहता है ना। और ये दोनों तरफ रहता है, देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों तरफ है। तो ये क्या हुआ, अंडाणु कहाँ पाया जाएगा, तो ये अंडाणु विकसित होता है। कैसे विकसित होगा, तो ये जैसे अंडाशय हो गया, अंडाशय के नीचे वाला दीवार जो है इपिथीलियम से जुड़ा हुआ रहता है, इपिथीलियम पाया जाता है और उससे क्या होता है आपको, अंडाणु यानी ओवरी का क्या होता है आपको, निर्माण होना, विकसित होना यहीं से प्रारंभ हो जाता है। अगर ये आप देखते होंगे कि मासिक चक्र का इसमें जो है संबंध होता है कि अगर 14 दिन मासिक चक्र आपको हो गया, होने के बाद 14 दिन के बाद जो है क्या होता है कि एक बार अगर इस साइड से एक बार अंडाणु आया और अगर मान लीजिए कोई अगर स्पर्म के संपर्क में आ गया तो यहीं पे ये क्या हो जाते हैं आपको जो है क्या हो जाते हैं, बच्चे के निर्माण होने की संभावना हो जाती है। अगर मान लीजिए ये 14 दिन के बाद तक मान लीजिए किसी के संपर्क में नहीं आए हैं तो ये क्या हो जाता है, फिर ये अपने आप में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। अभी हम लोग और पढ़ेंगे आगे और फिर इसको जो है आगे और समझेंगे। तो सभी लोग जो है समझे हैं अभी हम लोग अंडाशय के बारे में। अंडाशय के पिछली निचले वाली दीवार देखिए, कहा है आपको कि अंडाशय के बारे में हम लोग देखे हैं कि अंडाशय में ट्यूजिनिका एल्बुजिनिया से ढका हुआ रहता है और इसके नीचे जनन, नीचे वाला जनन जो है होता है आपको इपिथीलियम पाया जाता है और इपिथीलियम से क्या होता है, जिससे अंडाणु यानी कि ओवा विकसित होता है। तो अब हम लोग देखेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब के बारे में कहा है यह एक जोड़ी नलिका है। फेलोपियन ट्यूब क्या है, यह भी एक जोड़ी नलिका है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। तो हम लोग देखे हैं ये अंडाशय से शुरू होकर के क्या जाता है, इस तरह से हम लोग देखे ये अंडाशय था, इसके ऊपर से लगा हुआ था और ये पूरा नीचे की ओर जाता है। ये एक जोड़ी मतलब ये दोनों तरफ से पाया जाता है। तो हम लोग जानेंगे इस चीज को भी कि अगर एक महीना में अगर एक साइड से अंडाणु बाहर आया तो नेक्स्ट मंथ में दूसरे साइड से आएगा। ये फेलोपियन ट्यूब के बारे में देख रहे हैं, यह एक जोड़ी नलिका है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है तथा अंत में गर्भाशय की ओर, फिर कहा कि अंत में गर्भाशय की ओर क्या हो जाता है, ये झुक जाता है। फिर कहा कि प्रत्येक फेलोपियन ट्यूब का शीर्ष वाला भाग एक चौड़ी कीप के समान, आप लोग कीप देखे होंगे, कीप किसको कहते हैं, तो पहले आता था आपको मिट्टी का तेल जो आता था कोटा सब में, उसको मापने के लिए कीप का प्रयोग करते थे। उसी कीप के समान का जैसा कैसा होता है फेलोपियन ट्यूब का संरचना रहता है। कीप के समान जैसे एक चौड़ी संरचना होती है, शीर्ष भाग पे कीप के समान रहता है जो अंडाशय को फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश करने में क्या करता है, सहायता करता है। ये कीप जैसी जो संरचना होती है वो अंडाशय से अंडाणु को क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश करने में सहायता करते हैं। जब फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु आ जाएगा फिर वो कहाँ चला जाएगा, अगला भाग वो गर्भाशय में चला जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर हम लोग देखते हैं अब गर्भाशय के बारे में। अगर मान लीजिए अंडाणु आपको फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर गया है तो फेलोपियन ट्यूब के बाद वो अगला स्टेप आपको गर्भाशय में पहुंचेगा। तो हम लोग गर्भाशय के बारे में जानेंगे। गर्भाशय के बारे में कहा है यह एक मोटी दीवार वाली पेशिया थैली के समान संरचना है। कहा है कि गर्भाशय कैसी होती है, यह एक मोटी दीवार वाली और पेशिया थैली समान जैसी संरचना होती है जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रेणी गुहा में स्थित होता है। तो हम लोग जानेंगे कि गर्भाशय कहाँ स्थित होता है, तो मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है। कहाँ होता है, मूत्राशय और मलाशय के इन दोनों के बीच की श्रेणी में क्या होता है, स्थित होता है और गर्भाशय की दीवार आपको मोटी होती है। फिर है कि यह लगभग तिकोना यानी तिलकोना संरचना की होती है। क्या, गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो तिलकोना संरचना का होता है जिसकी ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा होता है। ऊपर वाला भाग क्या होता है आपको, ज्यादा चौड़ा होता है। कुछ इस प्रकार से इसका जो है संरचना हम लोग जो अभी देखे थे ये तिलकोना लग रहा है ना, एक इधर दो इधर, ये नीचे वाला। ऊपर वाले भाग के बारे में कहा है ऊपर वाला कैसा होता है, ज्यादा चौड़ा होता है।
इसके ऊपर वाले भाग दाएं और बाएं कोने पर फैलोपियन ट्यूब की नलिका जुड़ी हुई होती है। अभी हम लोग देखे थे कि दाएं भाग से और बाएं भाग से आपको फैलोपियन ट्यूब की नलिका जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो आप लोग जो समझ गए होंगे कि गर्भाशय की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है और गर्भाशय के दाएं और बाएं तरफ से फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई होती है। फिर कहा कि गर्भाशय के ऊपर वाला हिस्सा जो है चौड़ा होता है। गर्भाशय की गुहा में एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण यानी विकास होता है। कि गर्भाशय की गुहा में क्या होता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो का विकास होना यहीं से प्रारंभ हो जाता है। समान स्थिति में 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। जब समान रहेगा तो उस समय में जो है 7 से 8 सेंटीमीटर का जो है ये समान यानी विकास का निर्माण हो पाएगा। परंतु विकास के बाद ये बढ़ जाएगी। अगर ये मान लीजिए ना कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपस में बढ़ेगा यानी कि होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपस में, तब ये क्या हो जाएगा, ये 7-8 सेंटीमीटर से ये और आगे की ओर बढ़ते जाएगा। फिर कहा है कि गर्भ के 8वें महीने में लगभग ये 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी तथा अंडाकार हो जाती है। अगर देखिए गर्भाशय की दीवार की अगर पूछा जाए आपको समान स्थिति तो 7 से 8 सेंटीमीटर है। अगर फिर धीरे धीरे बच्चे जैसे भ्रूण का निर्माण आपको कहाँ पे बोला है, एम्ब्रियो का निर्माण आपको गर्भाशय में हो जाता है। अगर भ्रूण का निर्माण होगा धीरे धीरे 8वें महीने तक जाते जाते कितना हो जाएगा आपको 18 से 20 सेंटीमीटर वो लंबा हो जाता है। क्या, गर्भाशय की दीवार यानी गर्भाशय इतना लंबा हो जाता है। अंडाकार संरचना जैसे आप लोग जो देखे होंगे कि गोलाकार हो जाता है। और जन्म जैसे बच्चे का जन्म हो जाएगा, आपको शिशु का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद फिर वो छोटा हो जाता है, फिर वो अपने आकार को धारण कर लेता है। फिर कहा है कि गर्भाशय का निचला हिस्सा संकरा होता है, यानी कि गर्भाशय का जो निचला हिस्सा है वो संकराशय जैसा होता है। और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कह देंगे, सर्विक्स यानी कि गर्भाशय के निचला वाला हिस्सा जो है संकरा आकार का होता है जिसे हम लोग सर्विक्स कहेंगे। तो सर्विक्स इसको कहेंगे, गर्भाशय के नीचे वाला हिस्सा आपको संकरा आकार का होता है, संकरा के जैसे होता है और उसे हम लोग ग्रीवा या सर्विक्स कहेंगे। फिर कहा आपको कि ग्रीवा नीचे की ओर वेजिना में खुलता है। ये ग्रीवा जो है, ग्रीवा कहाँ खुलेगा तो नीचे की ओर वेजिना में प्रवेश करता है। वेजिना में ये ग्रीवा जाकर के खुलता है। कहाँ खुलेगा, वेजिना में जाकर के खुलता है। फिर है अब हम लोग देखेंगे वेजिना में क्या खुलता है, ग्रीवा। अब हम लोग वेजिना यानी योनि के बारे में देखेंगे कि योनि क्या होता है। कहा है यह एक पेशीय नली के समान रचना है। क्या, योनि यानी वेजिना जो है एक पेशीय नली के जैसे समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि योनि कितनी लंबाई होती है, योनि की लंबाई, तो 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और यह भी एक नली के समान रचना होता है। फिर है कि यह बाहर की ओर एक छिद्र भाग या वल्वा के द्वारा खुलती है। तो हम लोग देखे अभी कि ये जो है वेजिना में ग्रीवा खुलता है, सर्विक्स खुलता है और वेजिना कहाँ पे खुलता है तो ये वल्वा के द्वारा ये खुल जाता है। तो वेजिना की दीवार क्या कहाँ पे खुलेगा, आपको वल्वा में खुलेगा। तो ये वेजिना के बाहर एक क्या होता है, वेजिना के बाहर एक छिद्र होता है, उस छिद्र में जो है वो खुलेगा। उस छिद्र का नाम है आपको वल्वा। क्या नाम, उसको वल्वा या भग कह देंगे। उस छिद्र में ये खुलता है क्या, वेजिना। फिर कहा कि वल्वा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है। वल्वा की झिल्ली से ढकी होती है, वल्वा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जिसे हम लोग हाइमेन यानी जो हाइमेन कहलाता है। देखिए पहले हम लोग देखे, कहा आपको कि वेजिना में ग्रीवा आकर के खुल जाता है। और वेजिना के बारे में कहा कि वेजिना में एक छिद्र होता है, वेजिना के अंदर एक छिद्र होता है जिसे हम लोग वल्वा कह देते हैं। और वल्वा की झिल्ली कैसी होती है तो पतली होती है और वल्वा जो है एक पतली झिल्ली से घिरी होती है जिसे हम लोग हाइमेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हाइमेन कह देते हैं। फिर कहा है कि पहली बार संभोग करने पर, क्या कहा कि पहली बार संभोग करने पर या चोट आदि लगने पर क्या हो जाता है, आपको हाइमेन टूट जाता है। क्या टूट जाता है, लगने पर टूट जाता है। क्या टूट जाता है, हाइमेन। आपको यहाँ पे होगा कि हाइमेन टूट जाता है। कब टूट जाएगा, पहली बार अगर कोई संभोग करेंगे या किसी प्रकार का अगर चोट भी लगेगा तो आपको ये हाइमेन जो है ये टूट जाता है। हाइमेन किसको कहते हैं तो वल्वा जो एक झिल्ली से घिरी हुई होती है उसे हम लोग हाइमेन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा है और दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है। अगर एक बार हाइमेन आपको टूट गया तो वो दूसरी बार इसका निर्माण नहीं हो पाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे कहा है
कि योनि संभोग का मैथुन के समान नर के शीशन को ग्रहण करती है। फिर कहा आप लोग योनि यानी वेजिना का बात क्या है, कि वेजिना क्या होगा, वेजिना संभोग या मैथुन के समय में क्या होता है, नर के शीशन यानी पेनिस को ग्रहण कर लेती है। क्या, वेजिना जब संभोग के समय होगा या मैथुन का समय होगा तो उस समय जो है वो नर के शीशन को ग्रहण करती है, जिससे रसखलित वीर्य मादा एवं जननांग के अंदर पहुंच जाती है। फिर कहा आपको कि जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर निकलता है और मासिक स्राव इसी रास्ते से होता है। तो हम लोग अभी देखें आपको वेजिना के बारे में। वेजिना जो है एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, जिसे हम लोग हैमेन कहते हैं। और पहली बार संभोग करने पर या किसी प्रकार का चोट लगने पर आपका यह हैमेन टूट जाता है और ये टूटने पर इसका निर्माण दोबारा फिर से नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग जो है जाने हैं। फिर अगला स्टेप अभी हम लोग देखते हैं। फिर कहा है आपको वल्वा के बारे में। वेजिना के बाद जो है अगला स्टेप है आपको वल्वा। हम लोग देखे हैं ना कि वेजिना जो है अगला स्टेप वल्वा में जाकर के खुलती है। तो यह योनि के ठीक बाह्य जनेंद्रिय हो जाएगा आपको, जनेंद्रिय यानी कि जनन अंग जो है जनन इंद्रिय के रूप में स्थित होता है। तो योनि के बाद जो है आपको वल्वा जो है जनन अंग में ही वल्वा भी आता है, ये जो है स्थित रहता है। फिर कहा है फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या चीज के बारे में, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बारे में। तभी हम लोग जो है मादा के जनन अंग के बारे में जितना हम लोग देखे हैं, देखिए मादा के जनन अंग के बारे में जो हम लोग देखे हैं, इसके बारे में अभी हम लोग जो है समझेंगे। मादा के जनन अंग के बारे में जो हम लोग एक एक करके देखे हैं, अंडाशय हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस यानी गर्भाशय हो गया, योनि हो गया और वल्वा यानी कि वल्वा हो गया। तो हम लोग देखे हैं अंडाशय के बारे में देखे हैं कि प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक महिला में आपको एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है और अंडाशय की दीवार से अंडाणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अंडाणु विकसित होते हैं और अंडाशय की दीवार से एक फेलोपियन नली जैसी संरचना होती है, जिसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और फेलोपियन ट्यूब जो आपको यूट्रस की दीवार से जुड़ी होती है और यूट्रस का दीवार मोटा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है। और ये क्या होता है, यूट्रस के दोनों दाएं और बाएं कोनों पर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ रहता है। और फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय का अगला हिस्सा ये वेजिना में यानी योनि में प्रवेश करता है। और फिर योनि जो है क्या होते हैं, ये एक पतली जो है संरचना से घिरी होती है, जिसे हम लोग हाइमेन कहते हैं। अगर एक बार टूट गया तो वो दोबारा निर्माण नहीं होता है। फिर हम लोग देखें कि योनि जो है ये बाहरी झिल्ली, वल्वा के बाहरी झिल्ली यानी कि ये वल्वा में जाकर के खुलते हैं योनि इसे एक दूसरे से ये क्या है, कंटैक्ट रहते हैं। तो हम सभी जो इसके बारे में अभी हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, तो सभी लोग जो है बने रहेंगे। अभी हम लोग देखिए, मतलब इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें आपको बताया गया है, सभी लोग जो है देखेंगे इसको ध्यान से। देखिए चलिए सभी लोग जो है बने रहेंगे इसमें, अभी हम लोग जो है इसको देखेंगे। चलिए इसमें हम लोग अब समझेंगे इसके बारे में, इस फिगर के बारे में अभी हम लोग जो है समझेंगे। देखिए कहा आपको ये फेलोपियन ट्यूब है। क्या है, ये एक फेलोपियन ट्यूब है। ये देख रहे हैं आप लोग की नली जैसी संरचना है। और ये क्या हो गया, आपको यूट्रस हो गया। ये क्या हो गया, ये लाल वाला भाग जो दिख रहा है ये यूट्रस। इसी को हिंदी में अभी हम लोग पढ़े हैं गर्भाशय। क्या पढ़े हैं, गर्भाशय। गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। गर्भाशय का आकार हम लोग देखें तिलकोना होता है। देखिए तिलकोना आकार का इस प्रकार से है। और देखिए दाएं और बाएं हिस्सा जो है फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है। क्या है, फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है। और ये ओवरी यानी ये अंडाशय में क्या पाया जाता है, आपको अंडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंडा पाया जाता है।
है और ये फिर क्या होते हैं, ये जब एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन के समय ये फेलोपियन ट्यूब में ये क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अगर इस समय में आप इस कांटेक्ट में आने के बाद ये हो गया फर्टिलाइजेशन, तो ये प्रवेश करने के बाद ये अगला भाग ये यूट्रस में प्रवेश करेगा। यूट्रस में प्रवेश करने के बाद ये यूट्रस में 8 से 9 मंथ तक यहाँ पे प्रवेश यहाँ पे रहता है, ये है ना। इसके बाद जो है धीरे धीरे इस अगले स्टेप में ये क्या हो जाते हैं, प्रवेश करते जाते हैं और फिर आपको शिशु का निर्माण हो जाता है। तभी हम लोग जो है, और वेजिना क्या होता है, तो देखिए वेजिना के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। वेजिना क्या होता है, एक देखिए ये बीच वाला भाग आपको वेजिना, ये भी एक पतली झिल्ली से क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। पहली बार संभोग करने से किसी प्रकार का चोट लगने से ये झिल्ली, ये हैमन जो है क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर ये दोबारा इसका निर्माण आपको नहीं हो पाता है। ये क्या है, आपको मादा जनन अंग का ये भाग है। इसके बारे में अभी हम लोग अच्छे से सभी के बारे में एक एक करके जाने हैं। अंडाशय, ये हो गया आपको अंडाशय के बारे में हम लोग जाने हैं कि अंडाशय क्या होता है। अंडाशय में आपको अंडाणु पाया जाता है यानी ओवरी पाया जाता है। फिर फेलोपियन ट्यूब देखे, फेलोपियन ट्यूब जो है अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है। फिर वो अगला भाग यूट्रस यानी कि गर्भाशय में प्रवेश करता है। गर्भाशय के बाद हम लोग देखे वेजिना के बारे में यानी कि योनि के बारे में। इसका अगला स्टेप आप आगे देखेंगे इस फिगर में, आपको वल्वा दिखाई देगा। क्या होगा, वल्वा जो हम लोग देखे हैं कि ये वेजिना यानी योनि जो है अगला स्टॉपेज ये वल्वा में होता है और यहाँ पे ये जो है फिर इसकी दीवार से होते हुए क्या हो जाता है, शिशु का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग ये मादा जनन अंग के बारे में देखे हैं। तो सभी लोग जो है इसको नोट डाउन करते रहेंगे, सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बारे में अभी हम लोग सभी अच्छे से इसके बारे में हम लोग जाने हैं। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में यानी कि निषेचन के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। कहा है आपको नर युग्मक तथा मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन। देखिए हम पहले ही बोले थे आपको कि रिप्रोडक्शन होने के लिए 2 प्रकार से होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में आपको एक ही जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक में 2 लिंग भाग लेते हैं। और अपोजिट अगर मेल होगा तो फीमेल और फीमेल और मेल। अगर आप कहेंगे कि मेल ही जो है गहरा हो गया है, तो वो अगर उस संबंध में अगर हद तक आप पहुंचे, अगर गहरा तक पहुंचे हैं, उसको हम लोग लेस्बियन कह देंगे। अगर फीमेल है तो वो लेस्बियन हो गया। लेकिन आपको फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रजनन करने के लिए आपको अपोजिट लेना पड़ेगा, मेल और फीमेल। तो ये निषेचन के बारे में कहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन या संयुग्मन ही निषेचन कहलाता है। जब आपको नर और मादा आपस में सेक्सुअल ये संबंध बनाएंगे तो वो क्या होगा, अंडाणु में प्रवेश करेंगे यानी अंडाणु को फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसी को हम लोग जो है निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यानी नर और मादा जो आपसी संबंध बनाएंगे, आपसी संबंध बनाने के बाद क्या होगा, अंडाणु जो है ये अंडाणु का संयोजन हो जाएगा। यही जो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाएगा। फिर है आपको कि फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म की गति की दर लगभग 100 माइक्रो प्रति मिनट के हिसाब से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए जब ये स्पर्म जो है, ये नर जनन अंग का नाम है आपको स्पर्म, हिंदी में कहे तो शुक्राणु। जब ये स्पर्म मादा के फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका दर जो है यानी स्पर्म का गति जो है आपको बढ़ जाएगा 100 माइक्रोन प्रति मिनट के हिसाब से ये बढ़ जाता है। फिर कहा कि सामान्यतः स्पर्म फेलोपियन ट्यूब के करीब 12 घंटा तक, ये जो है स्पर्म के बारे में कहा है कि स्पर्म जब फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाएगा तो वो 12 घंटा तक वहीं पे जीवित रहता है। 12 घंटा तक जीवित रहता है। कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में इंतजार करते रहते हैं। क्या चीज, स्पर्म जो है फेलोपियन ट्यूब में जब प्रवेश कर जाएंगे तो वो 12 घंटा तक वहाँ पे जीवित रह जाते हैं और इस अवधि के दौरान अंडाणु के संयोग कर सकते हैं। इस अवधि तक जो है अंडाणु, देख लीजिए हम लोग पढ़े हैं अंडाशय के बारे में कि एक बार दायां और बायां 2 तरफ हम लोग देखे, दोनों तरफ से अंडाणु निकलते हैं। अगर एक मंथ अगर राइट साइड से हुआ तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट साइड से होगा। इसमें हम लोग देखे हैं कि फेलोपियन ट्यूब में अगर जो है स्पर्म प्रवेश कर जाएंगे तो वो 100 माइक्रोन प्रति मिनट के हिसाब से उसका दर जो है बढ़ जाता है। फिर हम लोग देखे हैं कि सामान्यतः स्पर्म क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में 12 घंटा तक जीवित रहता है और इस अवधि में वो अंडाणु के साथ वो संयोग कर सकते हैं।
चलिए, फिर कहा है आपको स्त्रियों में लैंगिक चक्र या अंडाणु के निषेचित न होने की बाद की क्रिया बताया आपको। न होने की बाद की क्रिया यानी कि जब स्त्री में लैंगिक चक्र तथा अंडाणु के निषेचित न होने की बाद की क्रिया बताया है कि फीमेल में यौवनारंभ या प्यूबर्टी हम लोग यौवनारंभ किसको कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे किशोरावस्था को। किसको? किशोरावस्था। भी हम लोग देखे हैं किशोरावस्था आपको माना जाता है 12 साल के बाद जितने भी बालिका में कुछ परिवर्तन दिखने के लिए मिलते हैं, इस परिवर्तन को हम लोग यौवनारंभ या क्या कह देंगे, प्यूबर्टी कह देंगे। ये सामान्यतः क्या होगा, 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है। यौवनारंभ कब से होगा, 10 से 12 वर्ष की उम्र में होगा। और इस उम्र में स्त्री में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है। कब जनन क्षमता प्रारंभ हो जाएगी, 10 से 12 साल की एज में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाएगी। तो इसमें हम लोग देखे हैं रिप्रोडक्शन के नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में हम लोग फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से हम लोग समझे हैं। और अगला स्टॉपेज जो हम लोग इसमें बात करेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे कि स्वास्थ्य से रिलेटिव, यानी कि इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे मतलब निषेचन करने के लिए संबंध जैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छा से इसको हम लोग समझेंगे।